कहाँ तक हो गया था कल? लिखवा रहे थे, हो गया था, लिखवा दिए। चलो ऐसे लिखवा दिए तो रीडिंग हमको शुरू करना धातु कर्म। पहले इसमें क्या लिखे थे, कहाँ तक लिखे हो? इसमें लिखो कुछ प्रमुख अयस्क, हेडिंग है नीचे, कुछ प्रमुख अयस्क, कुछ प्रमुख अयस्क हो गया। देखो इसमें 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे। पहले में लिखना प्रकृति, दूसरे में लिखना अयस्क का नाम, अभी बनाओ मत, देख लो तब बनाना कितना लिखना है, अयस्क का नाम और उसके बाद सूत्र। ठीक है, तो पहले ऑक्साइड अयस्क से हम शुरू करेंगे। ऑक्साइड अयस्क में सबसे पहला आता है तुम्हारा बॉक्साइट। क्या आता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट तुम्हारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? यहाँ कोष्ठक में लिख देना तत्व। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, ये प्रकार से। दूसरा नंबर कोरंडम, ये भी तुम्हारा एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका सूत्र होता है Al2O3। तो इस तरह से। तीसरा नंबर तुम्हारा क्रायोलाइट। क्या? क्रायोलाइट, ये भी तुम्हारा, नहीं क्रायोलाइट तो ऑक्साइड में थोड़ी जाएगा। चलो लिखो, आगे देखते हैं, फिर आयरन का देखा जाए। इसका 2 लिखो, तब तक तीसरा फिर शुरू किया जाए। हो गया ना? तीसरा पॉइंट में लिखते हैं क्यूप्राइट। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट तुम्हारा कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। इसका सूत्र होता है Cu2O। नंबर 4 हेमेटाइट, आयरन का है, अर्थात Fe का। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है? 3। हो गया। और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये भी आयरन का ही है। कम से कम 2 तो सबका याद ही रखना। मैग्नेटाइट का होता है फॉर्मूला, क्या होता है? मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4। हो गया जी? चलो अब इसके बाद आते हैं, एक इसमें जिंक का भी लिख लो, जिंक का और आएगा ना, ये तो खाली तुम्हारा ऑक्साइड है ना। जिंक का होता है जिंकाइट। जिंकाइट ZnO, मतलब ये जिंक का है। इसका है जिंक का, सूत्र होता है इसका ZnO। जिंकाइट, Zn का है जिंक का, सूत्र है इसका ZnO। हो गया ना? ये जिंक है, ये इसका अयस्क का नाम है जिंकाइट। और किसका अयस्क है? ये जिंक का अयस्क है। सूत्र है इसका ZnO। जैसे तुमसे पूछा गया जिंक के 2 अयस्कों का नाम और सूत्र लिखो, तो जिंक का एक अयस्क हो गया तुम्हारा ये जिंकाइट ZnO, और एक होता है जिंक ब्लेंड ZnS।
ठीक है, तो अभी उसको हम सल्फाइड बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑक्साइड के बाद लिखो दूसरा सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड मतलब इसकी प्रकृति सल्फाइड की होगी, इसमें सल्फर रहेगा। देखो ये ऑक्साइड था ना, तो सब में क्या था, ऑक्सीजन था। सल्फाइड है तो सब में क्या रहेगा, सल्फर रहेगा। मतलब धातु जब सल्फर के साथ जुड़ेगी तो धातु का सल्फाइड बनेगा। तो पहला नंबर आता है इसमें सल्फाइड वाले में, पहला नंबर आता है कॉपर आयरन पायराइट। कॉपर आयरन पायराइट। अब तनिक इसको ध्यान से समझना, इसका नाम कॉपर पायराइट भी दिया जाता है, आयरन पायराइट भी दिया जाता है। चलो तुम लोग रो, हमारा काम चल रहा है। उसको खोल दो फिर भी। इसमें चल रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, देख रहे हो, इसमें अंधेरा कर दे। कॉपर, हाँ, कॉपर आयरन पायराइट ये तुम्हारा रहेगा Cu का और Fe का। किसका किसका रहेगा जी, Cu का और Fe का। तो लिख लो उसके कोष्ठक में, 2 लाइन में आएगा ये, कॉपर आयरन पायराइट, पायराइट। एक मिनट रुको, सूत्र देखो इसका CuFeS2, CuFeS2 सल्फर रहेगा, सल्फर के नीचे 2। अब देखो इसका नाम जब हम कॉपर का अयस्क बोलेंगे तब कॉपर पायराइट बोलेंगे, आयरन का अयस्क बोलेंगे तो आयरन पायराइट बोलेंगे। सूत्र वही रहेगा, सूत्र में बदलाव नहीं होगा। ये इसका पूरा नाम है कॉपर आयरन पायराइट, तभी तो सूत्र बना CuFeS2 बना ना। कॉपर पायराइट कह दिए तब भी कोई गलती नहीं है, आयरन पायराइट कह दिए तब भी कोई गलती नहीं है। बस अंतर ये याद रखना, जब को कॉपर पायराइट कहो, आयरन का अयस्क कहो तभी हो जाएगा ना, ये याद रखते रहना। दोनों कह सकते हो नाम, दोनों जगह पे काम करेगा वो, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर लिखो जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड ये तुम्हारा है जिंक का। किसका है, जिंक का। सूत्र होता है इसका ZnS, ZnS। हो गया ना। उसके बाद तीसरा नंबर अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट, अर्जेंटम जानते हो ना, अर्जेंटाइट लिखेंगे। अर्जेंटाइट होता है Ag का, सिल्वर का। इसका सूत्र होता है AgS, AgS। इसमें देखो कितना और क्लीन दिखा रहा है, जितना अंधेरा हो उतना साफ दिखा है। उनको देंगे पता, तुम रिकॉर्डिंग चलाते ही रह जाओगे, हम घर पे जाके 500 MB का अपलोड करेंगे तब। लेकिन इसे देखो फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। जो कॉपर आयरन पायराइट है इसका नाम फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना। मतलब ये सोने की तरह दिखता है, दिखने में लोग भौचक के रह जाते हैं कि ये सोना ही, याद रखे रहना। अब तुम्हारा आता है एक और लिखो, क्या है इसमें, कॉपर ग्लांस। हाँ, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का होता है, ये कॉपर का है। किसका है, कॉपर का। सूत्र होता है Cu2S, सूत्र है इसका Cu2S। कॉपर ग्लांस का है Cu2S। हो गया। अब क्या लिखा जाए, एक मरकरी का लिख लो सिनेबार। 5वां नंबर इसमें सिनेबार।
स पे छोटी ई का मात्रा, न पे ए का मात्रा, ब पे आ का मात्रा और र, सीने बार। हो गया। ये Hg का है। किसका है? Hg का, अर्थात मरकरी का है। सूत्र होता है इसका HgS। सूत्र होता है इसका HgS। हो गया ना? सूत्र क्या होगा इसका? HgS। आगे देखते हैं। और कोई तो सल्फाइड में है नहीं। उसके बाद लिखो, तीसरा नंबर लिखो। हाँ, ये मतलब ये ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया। ऑक्साइड सल्फाइड के बाद तीसरा वाला लिखो, हैलाइड अयस्क। हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड अयस्क। ड है, ड, हैलाइड। हो गया। हैलाइड में तुम्हारा आता है पहला नंबर। हैलाइड में पहला नंबर देखो, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर, ह पे आ का मात्रा, इंडल वाला ना, उस पे चुरकी वाला र। हो गया। फिर सिल्वर तो जानते ही हो कि उसको भी बोले। हाँ, हॉर्न माने सींग या चवारियन। हॉर्न सिल्वर। हो गया। सिल्वर भी बोलना पड़ेगा। ये सिल्वर एजी का है, एजी का। हॉर्न सिल्वर किसका है? एजी का। सूत्र होता है इसका AgCl। क्या होता है जी? AgCl। तो देख रहे होगे सिल्वर का भी तुमको 2 ठो मिल गया। मिल गया ना? उसके बाद आ जाओ, कौन कहा? कौन जगह पड़े? कार्नेलाइट, कपया का मात्रा, उस पे एक चुरकी, फिर उसी चुरकी वाला ना, लट्ठू वाला ला, उस पे आ का मात्रा, इमली वाला ही, और टमाटर वाला टा। कौन सा? टमटम वाला बोले? कार्नेलाइट। ये तुम्हारा है पोटेशियम और Mg का। लाइट पोटेशियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। हो गया। सूत्र इसका होगा KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O इंटू 6H2O। KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। हो गया। उसके बाद लिख लो, एक लिख लो कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क मतलब इसमें प्रकृति में लिख लो कार्बोनेट। प्रकृति में अगला नंबर कार्बोनेट। हो गया। हाँ, वही चौथा नंबर कार्बोनेट। हो गया ना? तो कार्बोनेट में क्या क्या लिखेंगे? कार्बोनेट में पहला नंबर लिखो। कार्बोनेट में पहला नंबर कैलामाइन। कैलामाइन, कपया का मात्रा मतलब 2 चुरकी, लपया का मात्रा, फिर मपया का मात्रा, इमली वाला ही और नल वाला न। कैलामाइन। ये जिंक का है। किसका है? जिंक का। तो अगर जिंक का ये अयस्क और कौन सा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क। तो सूत्र इसका क्या बनेगा? ZnCO3। ZnCO3। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाओ, एक लिख लो लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर। तो जानते ही होंगे चूना पत्थर। अच्छा, चूना पत्थर किसका है? ये कैल्शियम का है।
तो सूत्र क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एक सीडेराइट लिख लो, सीडेराइट, हाँ सीडेराइट, स पे छोटा ई का मात्रा, ड पे एक चुटकी, फिर र पे आ का मात्रा, इमली वाला ई और टमाटर वाला ट, सीडेराइट। सीडेराइट Fe का है, चूना पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट नहीं जानते हो? 3 साल कम कम पढ़ रहे हो उसको। सीडेराइट Fe का है और सूत्र होता है इसका FeCO3, FeCO3। हो गया ना? चलो इतना हो गया है। लिमोनाइट, लिमोनाइट भी था कैल्शियम का ही होता है, कैल्शियम का। और जिप्सम किसका होगा? जिप्सम का सूत्र क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बना था ना। जिप्सम का सूत्र क्या था? CaSO4 into 2H2O है ना। तो किसका सूत्र होगा जिप्सम? CaSO4 into 2H2O किसका अयस्क होगा? कैल्शियम का। CaSO4 है तो कैल्शियम से शुरू हुआ ना, तो कैल्शियम का अयस्क होगा ये। चलो इतने इसके नाम हो गए, बहुत हैं। अब इसमें तुमसे सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है। देखो जितने का हमने लिखवाया सबका लगभग 2-2 लिखवाए हैं, लिखवाए हैं। जी का 1 लिखवाए हैं, जाने दो, जी का 1 मिला तो 1 लिख लो। तो इसमें से अगर पूछा जाएगा तो किसी के 2 अयस्क का नाम और उसका सूत्र पूछ लिया जाएगा। साधारण रूप से तुमसे किसका किसका पूछा जाता है? एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का और जिंक का। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक, इनके 2-2 अयस्क नाम और सूत्र पूछे जाते हैं 2 नंबर में, ठीक है। दूसरा तुमसे सीधे सीधे पूछ लेगा क्यूप्राइट किसका अयस्क है, इसका सूत्र बताओ। क्यूप्राइट किसका अयस्क है, इसका सूत्र बताओ। तो क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है, इसका सूत्र Cu2O है, हमको ऐसे लिख देना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर तुमसे पूछ सकता है 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम और उनके सूत्र लिखो, इसलिए हमने वर्गीकरण करके लिखवाया यहाँ, ध्यान दिए ना। 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम और उनके सूत्र लिखो। तो ऑक्साइड में हमने पढ़ा 5 नहीं 6 पढ़ा, 6 में से कोई भी 2 लिख के उसका सूत्र लिख दो, हो जाएगा। ये इस तरह से काम करना है तुम्हें। तो इस तरह के सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं, सबको याद रखना है। 2-2 तो सबका याद रखो। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ कठिन फॉर्मूला नहीं। कोई बड़ा फॉर्मूला वाला यहाँ पे अयस्क नहीं लिखवाए कि जिससे तुमको परेशानी है, सब खाली छोटे फॉर्मूले वाला लिखवाए, ठीक है, याद रखते रहना। चलो है? हाँ Mg का 1 लिखवाया, अगर 1 लिखना चाहो तो और लिख सकते हो। वैसे Mg उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या करो। हाँ अरे क्यूप्राइट तीसरा नंबर लिखवाया नहीं है, वो इसमें एक इंडिकेट पॉइंट करके आयरन का एक और लिख लो, इंपॉर्टेंट वाला है, लिमोनाइट। इसका सूत्र होता है Fe2O3 into H2O, साथ में होता है। वैसे नीचे इंडिकेट करके लिख लो Fe2O3 into 3H2O। ये किसका है? आयरन का है, हो गया। लिमोनाइट के बाद इसको मैग्नीशियम का लिख लेते हैं। लिमोनाइट का सूत्र है Fe2O3 into 3H2O, मतलब Fe2O3 into 3H2O। लिमोनाइट है, न पे छोटी का मात्रा, म पे ओ का मात्रा, न पे आ का मात्रा, इमली वाला ही फीचर, हो गया।
हो गया। एक चीज और लिख लो, लिमोनाइट के बाद ये जो कार्बोनेट वाला लिख रहे थे ना, कार्बोनेट वाला, कार्बोनेट में नीचे 4 नंबर लिख लो, 4 नंबर। क्या है वो 4 नंबर? मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट सूत्र होता है ये, मैग्नेसाइट Mg का है। किसका है? Mg का सूत्र होता है इसका MgCO3। MgCO3 मैग्नेसाइट। म पे ए का मात्रा आधा क, न पे ए का मात्रा, त पे आ का मात्रा, ई और ट। मैग्नेसाइट सूत्र होता है इसका MgCO3। अयस्क है मैग्नीशियम का। किसका है? मैग्नीशियम का। कैल्शियम का एक और लिख लो, एक तो नीचे, अब जो इंडिकेट वाला लिखे थे, इंडिकेट वाले के नीचे एक और लिख लो, जिप्सम। जिप्सम किसका है जी? Ca का है। Ca(4)(2)H2O। इंडिकेट करके लिखना नीचे, जिप्सम। CaSO4(2)H2O सूत्र है इसका। अब इतना बहुत ज्यादा आया तो एल्यूमिनियम का, कॉपर का, Fe का और जिंक का। ठीक है, ये 4 को याद कर लो, लिख लो ऊपर इंपॉर्टेंट में। इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe और जिडियन। एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe और जिडियन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या? एल्यूमिनियम, कॉपर, Fe और जिडियन अर्थात जिंक। हो गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब अयस्क तो जान लिए, अब अयस्क से धातु निकालना है, उसकी प्रक्रिया हमको जाननी है। तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कर्म। धातु कर्म में क्या क्या होता है, इनको हमें क्रम से पढ़ना है, ये चीजें पूछी जाएंगी। तो लिखो इसमें हेडिंग, अयस्क से धातु निष्कर्षण। हेडिंग है अयस्क से धातु निष्कर्षण। अयस्क से धातु निष्कर्षण हो गया, या धातु कर्म। धातु कर्म की इंग्लिश क्या होती है? मेटलर्जी। METALLURGY। मेटलर्जी, METALLURGY। हो गया ना? तो धातु कर्म क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। लिखो, किसी अयस्क
अयस्क से किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए शुद्ध किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया हो गया धातु कर्म कहलाती है। किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है। हो गया? चलो आगे लिखो। सामान्यतया धातु कर्म निम्नलिखित पदों में पूरा होता है। सामान्यतया धातु कर्म निम्नलिखित पदों में पूरा होता है। धातु कर्म निम्नलिखित पदों में पूरा होता है। हो गया? पहला नंबर अयस्क को बारीक पीसना है, नई नाम है। अयस्क को बारीक पीसना। नंबर 2 अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। नंबर 3 अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। हो गया? इसमें 2 प्रक्रिया होती है, एक निस्तापन, दूसरा भर्जन। नंबर 4 होता है प्रगलन। प्रगलन को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या? भर्जन। भालू वाला भ रहेगा, जहाज वाला ज रहेगा, चुटकी वाला र रहेगा, उसके अंदर वाला न रहेगा। भर्जन हो गया। उसके बाद आता है प्रगलन। हो गया? 5वां नंबर आता है। 5वां नंबर ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। ऑक्साइड अयस्क का अपचयन। हो गया? नंबर 6 धातु का शोधन। हो गया ना? नाम हो गया सब। इसमें से कुछ की इंग्लिश भी लिख लो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। पहला दूसरे की इंग्लिश लिख लो सांद्रण वाले में। सांद्रण में लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन। दूसरे नंबर की इंग्लिश बोल रहे हैं, बात मत करो ध्यान से।
दूसरा नंबर जो है अयस्क का सांद्रण, इसकी अंग्रेजी लिखो कॉन्सेंट्रेशन, CON CEN TRA TION, CON फिर CEN फिर TRA फिर TION, कॉन्सेंट्रेशन हो गया ऑफ अर्थ, ORES, concentration of earth, ORES हो गया। उसके बाद देखो ये निस्तापन की इंग्लिश लिखो कैल्सिनेशन, CALCINATION, CALCINATION, कैल्सिनेशन हो गया। भर्जन में आ जाओ, भर्जन रोस्टिंग बोलते हैं इसको, ROASTING, रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग हो गया। उसके बाद आता है प्रगलन, प्रगलन का होता है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग SMELTING, स्मेल्टिंग हो गया। और अपचयन का तो रिडक्शन जानते ही हो, अपचयन का रिडक्शन जानते हो ना। लास्ट में आता है तुम्हारा शोधन, शोधन का होता है प्यूरिफिकेशन, PURIFA है, PURIFICATION, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, METAL, प्यूरिफिकेशन PURIFICATION, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, मेटल लिखने ध्यान दो, आने चाहिए तो नामों का धरेंगे अभी। हो गया ना। तो ये प्रक्रिया हमको किसी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए करनी होती है। अब ये जरूरी नहीं कि सभी अयस्कों में पूरी इतनी प्रक्रिया हो ही, कुछ अयस्कों में बीच की कुछ प्रक्रियाएं गायब हो जाती हैं, समझ गए। कहने का मतलब इसमें देखो अभी एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट अयस्क होता है, कौन सा अयस्क होता है, बॉक्साइट अयस्क, उसकी प्रक्रिया में ये बीच के 3 गायब रहते हैं, ये नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया। पहले अयस्क को बारीक पीस कर उसका सांद्रण कर लेते हैं, सांद्रण करने के बाद वहां पे उस सांद्रण से ही ऑक्साइड, वहां पे रासायनिक प्रक्रिया से सांद्रण करते हैं। किस प्रक्रिया से सांद्रण करते हैं, रासायनिक प्रक्रिया से। और जब रासायनिक प्रक्रिया से सांद्रण करते हैं, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाता है, क्योंकि बॉक्साइट का सूत्र तुमने देखा था Al2O3 देखा था ना। तो इसमें से H2O जब बाहर निकल जाता तो केवल Al2O3 अर्थात ऑक्साइड बन गया, सीधे सीधे ना। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो बीच की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं। क्यों? बीच की प्रक्रिया अपनाने का कोई अर्थ ही नहीं है। बीच की 3 प्रक्रियाएं अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए की जाती है। किसमें बदलने के लिए की जाती है, ऑक्साइड में। जब अयस्क पहले से ही ऑक्साइड में बदला हुआ है तो बीच की 3 प्रक्रियाओं को करने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसका तुरंत अपचयन करते हैं, वो भी विद्युत अपघटनी विधि से अपचयन करते हैं। किस विधि से करते हैं,
अब किस विधि से अपचयन हो रहा है ये अलग का प्रोसेस है हमारा, अपचयन होगा। उसके बाद धातु का शोधन कर देते हैं, मतलब बीच की 3 प्रक्रियाएं गायब हो जाएगा। फिर जब हम उसका निष्कर्षण करते हैं आयरन का, तो आयरन के निष्कर्षण में पूरी प्रक्रिया होती है। पूरी प्रक्रिया के आयरन के निष्कर्षण में ये अपचयन वाली प्रक्रिया नहीं होती। आयरन के निष्कर्षण में अपचयन वाली प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ध्यान से समझना, अयस्क को बारीक पीस कर उसका सांद्रण करते हैं, निष्कापन और भर्जन करते हैं। जैसे ही उसका प्रगलन करते हैं वो धातु में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? धातु में। जब धातु मिल गई तो ऑक्साइड का अपचयन करने का क्या मतलब? ऑक्साइड है ये नहीं तो अपचयन किसका करोगे? जब धातु पहले ही मिल गई तो धातु का हम क्या कर लेते हैं? शोधन कर लेते हैं, प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। हो जाएगा ना? ये चीज को ध्यान में रखना। जब हम कॉपर का करते हैं, कॉपर का, तो कॉपर वाले में तुम्हारा उसमें भी अपचयन नहीं होता है, उसमें प्रगलन तक होता है। प्रगलन को एक विशेष नाम वहां पे दिया जाता है, बेटेमरीकरण, क्योंकि प्रगलन की तरह ही प्रक्रिया होती है पर प्रगलन से थोड़ा अलग होती है, इसलिए उसको वहां पे विशेष नाम दे दिया जाता है, बेटेमरीकरण। वहां से हमको कॉपर मिल जाता है, हम उसका शोधन कर लेते हैं, अपचयन वहां भी नहीं करते हैं। जिंक, जब जिंक से निकालते हैं तो जिंक वाले में पूरी प्रक्रिया होती है। जिंक वाले में पूरी प्रक्रिया होती है, बारीक पीसते हैं, सांद्रण करते हैं, ऑक्साइड में उसको परिवर्तित करते हैं। वैसे तो जिंक का एक हमारा देखा हमने, जो जिंक ब्लेंड था ZnS था ना, तो उसके में तुम्हारा भर्जन होता है, निस्तापन भर्जन अभी हम बताएंगे। किसी एक ही अयस्क का निस्तापन और भर्जन दोनों नहीं होता है। अगर निस्तापन हुआ तो भर्जन नहीं होगा, भर्जन हुआ तो निस्तापन नहीं होगा। इसलिए देखो दोनों एक ही खंड में आए हुए हैं। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? किसके लिए आए हैं? अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए आए हैं। तो कुछ निस्तापन से ऑक्साइड में बदलेंगे, कुछ भर्जन से ऑक्साइड में बदलेंगे। तो अगर हमको ZnS से जिंक निकालना है, ZnS से, जिंक ब्लेंड नाम था ना इसका, जिंक ब्लेंड से अगर हमको जिंक निकालना है, पहले उसको बारीक पीसते हैं, ठीक है, उसके बाद अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं, अर्थात इसका निस्तापन या भर्जन करते हैं। निस्तापन या भर्जन, क्योंकि एक ही अयस्क का दोनों नहीं होता है। उसके बाद फिर उसका प्रगलन करते हैं, प्रगलन के बाद उसको ऑक्साइड में बदलते हैं, उसके बाद उसका धातु का शोधन करते हैं। प्रगलन न करें तब भी काम चलेगा, क्योंकि इसी भर्जन से ही जिंक हमारा ZnO में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है ZnO में, अर्थात ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्साइड में बदल गया तो ऑक्साइड का क्या कर सकते हैं? अपचयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, सामान्यतया धातु कर्म के लिए इतनी प्रक्रिया अपनाते हैं, अर्थात किसी एक ही धातु के लिए सभी प्रक्रिया अपनाई जाए ये जरूरी नहीं है। ब्यूटी पार्लर में जाते हो, बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, एक ही आदमी के लिए सब चीज नहीं। अब कोई गोरा आदमी चला गया तो उसको काले से गोरा करने वाली क्रीम उसको गोरा करेंगे, कोई काला गया तो उसको गुलाबी करने वाली क्रीम लगाएंगे, काले को गुलाबी करने वाली लगाएंगे तो बेचारा अलग दिखने लगेगा। तो थोड़ा अलग रखें। ऐसा तो है नहीं कि मतलब ब्यूटी पार्लर में विशेष प्रकार का कोई भी घुस गया सबको पूरे क्रम से गुजारना है जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है, ये धातु कर्म की बस सामान्य विधियां हैं। ये जरूरी नहीं कि जितने अयस्क मिले सबको इसी में ठूसे जाओ। अरे जिसकी जो जरूरत होगी उसके हिसाब से हम उसको करते जाएंगे। जिसको निस्तापन की जरूरत है निस्तापन करो, भर्जन की जरूरत है भर्जन करो, किसी को प्रगलन की जरूरत है उसका प्रगलन कर दो, नहीं जरूरत है तो सीधे सीधे अपचयन कर दो, अपचयन की भी नहीं जरूरत है तो सीधे सीधे क्या कर दो? शोधन कर दो। किसी के सांद्रण की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सांद्रण तो सामान्य रूप से सबका किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब जमीन से खोद के निकालेंगे तो उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि अवश्य मिले होंगे, तो सांद्रण की प्रक्रिया में इन्हीं को दूर किया जाता है। तो सांद्रण लगभग सभी अयस्कों का किया जाता है। ये जो बीच के 3 तुमको दिख रहे हैं, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 दिख रहा है, ये कुछ के लिए अपनाए जाते हैं और कुछ के लिए नहीं अपनाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखते रहना। चलो बाकी चीजें इसमें विस्तार से इसको कल शुरू करेंगे। तो ये धातु कर्म की विधियां हो गई। धातु कर्म की विधियां मतलब तुमसे कोई पूछा गया धातु कर्म क्या है, धातु कर्म की विधियां क्या है, या धातु कर्म की प्रक्रम क्या है, धातु कर्म के ऊपर परिभाषा लिख दो और इन प्रक्रम के नाम बता दो। हो गया। अब इसमें तुमसे क्रम से कुछ पूछा जा सकता है।
जैसे निष्कापन क्या है, भर्जन क्या है, प्रगलन क्या है, ये 3 चीजें अलग से पूछी जाती है, ये ध्यान देना। बाकी इसमें और कोई अलग से नहीं पूछा जाता है। सांद्रण में 3 विधियां हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि। तुम्हारे चैप्टर में कहीं दिया ही नहीं है ये, तो हमको नहीं लगता है कि ये पूछा भी जाएगा। तुम्हारे चैप्टर में केवल हमको 3 चीजें दिख रही हैं, निष्कापन, भर्जन और प्रगलन। तो मान के चलो तुमसे पूछी जाएंगी यही अलग से। लेकिन अगर पूरी विधि तुमसे पूछ लिया कि प्रक्रम क्या है, तब तो शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो नाम इनका याद कर लो, हेडिंग बार बार पढ़ते जाएंगे तो अलग अलग ही याद हो जाएगा। ठीक है, कल परसों इसको खत्म कर देंगे, 2 दिन में ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। और टेस्ट पुराना वाला हुआ नहीं है, मंगलवार को टेस्ट 6 है, उसका ध्यान दिए रहना। मंगलवार को टेस्ट 6 होगा। ठीक है, मंगलवार तक तैयार करके सब लोग आएंगे।